Hello children, today we are going to start the new topic that is about static friction. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था बच्चों कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है. अब काइनेटिक फ्रिक्शन का डिस्कशन हमने कब किया था? When there was relative motion between the two bodies. दोनों बॉडीज जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते थे तब काइनेटिक फ्रिक्शन हम डिस्कस कर रहे थे. अब स्टैटिक फ्रिक्शन है मतलब एज द टर्म साउंड स्टैटिक मतलब द टू बॉडीज आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. मतलब इस बार हम बात करेंगे रिलेटिव रेस्ट का, मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं. तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं. व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? द रेजिस्टिव फोर्स. ऑब्वियसली इट इज द रेजिस्टिव फोर्स. जैसे हमने काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन इट इज द रेजिस्टिव फोर्स, वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, क्योंकि वो मोशन को रेजिस्ट कर रहा है. या तो बॉडीज मूव कर रहे हैं उसको रेजिस्ट कर रहा है, या बॉडी मूव करना चाहते हैं, मतलब टेंडेंसी है मूवमेंट का, टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन का. देखते हैं. तो द रेजिस्टिव फोर्स दैट अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या है इसमें और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन कब ऑपरेट करता था? When the two bodies were in relative motion. दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन था, मतलब they were already moving with respect to each other. बट यहां क्या है? टेंडेंसी है मूवमेंट का. बॉडी मूव नहीं कर रहे हैं, बॉडी एक दूसरे इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं. हाँ, टेंडेंसी जरूर है. मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. ये यहां पे एक फ्लोर है, इसके ऊपर एक बड़ा सा हमने कोई भी अलमीरा लिया है मान लो, या कोई भी बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिया है. इस पे हम कोई फोर्स लगाते हैं, मान लो कैपिटल F हम फोर्स लगा रहे हैं. कोई भी लगा रहे, मैं लगा रहा हूं या तुम लगा रहे हो, कोई भी. तो ये फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं. तो इस अलमीरा का टेंडेंसी क्या है? ये जो अलमीरा है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका टेंडेंसी क्या है? इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ना. ये रहा फ्लोर, तो इस फ्लोर पे ये मूव करेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, मतलब इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है. बट अभी ये फिलहाल बढ़ नहीं रहा है. मान लो हम इस पे कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा अलमीरा हम मूव नहीं करवा सकते कम फोर्स लगा के. तो इसका टेंडेंसी है सिर्फ मूव करने का. इस अलमीरा का टेंडेंसी है इस फ्लोर पे मूव करने का, मूव कर नहीं रहा है. तो इसके टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को, किन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है? ये फ्लोर और ये अलमीरा. तो इस अलमीरा का टेंडेंसी है इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ने का. तो इस टेंडेंसी को अपोज कौन करेगा भाई? ये रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये जो हमारा फ्लोर है, ये इसके ऊपर किधर लगाएगा फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगाएगा अलमीरा पे? इस डायरेक्शन में. इट्स वेरी सिंपल. इसका अलमीरा का टेंडेंसी है फ्लोर के रिस्पेक्ट में इधर आगे बढ़ने का. टेंडेंसी, इस टर्म को बहुत अच्छे से समझना. टेंडेंसी का मतलब ये जाना चाह रहा है, ये मूव करना चाहता है इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में, ये अलमीरा, बट मूव कर नहीं रहा है. अगर मूव कर रहा होता ऑलरेडी तो हम ये टर्म टेंडेंसी यूज नहीं करते. तो ये इसके रेस्पेक्ट में, फ्लोर के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो ये फ्लोर इस अलमीरा पे किधर लगाएगा फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में. दैट्स इट. अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो हमारे पास ये एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक के ऊपर ये फिर से हम देखेंगे आगे, इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. अभी फिलहाल हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करें, या डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले हम समझते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. अब जरा समझो, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारा, हमने काइनेटिक फ्रिक्शन में पढ़ा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता था? एक बार बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो ये पेन, तो ये पेन मेरे पाम के रिस्पेक्ट में, मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में ऐसे मूव कर रहा है ऑलरेडी. तो इस पेन को मैं धीरे मूव करवाऊं या जल्दी जल्दी मूव करवाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू पे. ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. बट ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका वैल्यू वेरिएबल होता है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, वेरिएबल होता है. कैसे वेरी करता है ये हम समझते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है इट इज वेरिएबल, सेल्फ एडजस्टेबल है. ये सेल्फ एडजस्टेबल कैसे है जरा समझते हैं. मान लो तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो, तुमने अलमीरा पे फोर्स लगाया, छोटा सा फोर्स लगाया, 5 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन ऐसे करके, बट ये मूव नहीं कर रहा है. ऑब्वियसली ये सब हम इमेजिन कर सकते हैं. एक बड़ा सा अलमीरा है हमारे सामने, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, कम फोर्स लगा रहे हैं, बट ये मूव नहीं कर रहा है.
तो मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्यों भाई? क्योंकि जितना फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जरूर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा। हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में। तो जरूर कोई ऐसा फोर्स है जो हमारे फोर्स को अपोज कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्लोर इस अलमीरा पे किस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा है? इस डायरेक्शन में, और हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। रिजल्टेंट फोर्स जब तक जीरो रहेगा तब तक बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बॉडी मूव नहीं करेगा, सिंपल। तो हम बढ़ाते जा रहे हैं फोर्स, मान लो हमने 10 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन लगाया, 30 न्यूटन लगाया, तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं इस अलमीरा पे, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन ये अलमीरा पे कौन लगा रहा है? ये फ्लोर, ये ग्राउंड लगा रहा है। तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन increases with what? Increases with the force applied by us. बहुत आसान सा चीज है। इसका वैल्यू चेंज कैसे हो रहा है, सेल्फ एडजस्टेबल कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, वो हम समझ रहे हैं। हम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे इस बॉडी पे, इस अलमीरा पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं, पहले 5 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना? 5 न्यूटन। बढ़ा दिया 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ता जा रहा है। किसके साथ साथ? द फोर्स अप्लाइड बाय अस। बट बच्चों ये हमेशा नहीं बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 1000 न्यूटन फोर्स लगाते चले जाएं और ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाए, इनफाइनाइटली बढ़ता चला जाए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक, एक एक्सटेंट तक ही अपना वैल्यू बढ़ा सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है। एक ऐसा इंस्टेंट ऑफ टाइम आएगा जब तुम फोर्स बढ़ाते 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 तुमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये अलमीरा खिसक जाएगा, ये मूव करने लगेगा फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और लास्टली इसका वैल्यू मैक्सिमम जितना हो सकता है उस वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब बॉडी यहां रेस्ट पे है, अलमीरा रेस्ट पे, तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो, तुम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ता जा रहा है। बट ये हमेशा के लिए नहीं बढ़ता जाएगा। एक ऐसा इंस्टेंट ऑफ टाइम आएगा जब तुम फोर्स बढ़ाते बढ़ाते इतना ज्यादा फोर्स तुमने लगा लिया कि अलमीरा मूव कर गया। मतलब वो लास्टली स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू ये ग्राउंड लगा सकता था अलमीरा पे, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम डिफाइन कर लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को, देखते हैं। बहुत आसान सा पार्ट है, ऊपर में लिखते हैं यहां पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है समझते हैं। एज द टर्म साउंड्स, लिमिटिंग मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिट हमें बताता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगा सकता है कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे। लिख लेते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन that a body can exert on another body so that the relative rest between them is इंश्योर्ड। मतलब दोनों बॉडीज के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेटिव रेस्ट रहना चाहिए। रिलेटिव मोशन हमने डिस्कस किया है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बॉडीज मूव कर रहे थे, तो रिलेटिव रेस्ट टर्म का मतलब क्या? दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहे। सो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन that a body can exert on another body so that the relative rest between them is ensured। मतलब ये जो ग्राउंड है हमारा, ये हमारे अलमीरा पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू लगा सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जहां तक कि ये अलमीरा इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, मूव नहीं करे, उस स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बच्चों इसके मैग्नीट्यूड पे जरा आते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम इन जनरल FL भी कहीं तुम्हें मिल सकता है या F मैक्स भी मिल सकता है। F मैक्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट? स्टैटिक
फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। नाउ ये एफ मैक्स का वैल्यू क्या होगा भाई? सबसे पहली बात तो ये एफ मैक्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन हम बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। मतलब ये ग्राउंड इस अलमीरा पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। बच्चों ये ध्यान रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू इसके प्रोपोर्शनल है, स्टैटिक फ्रिक्शन का नहीं, ये ध्यान रखना। तो हम यहां जो लिखने वाले हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस एन। ये पहले भी हम करते आए हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने लिया था म्यू के, दैट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल्स टू लिया, तो हमने कांस्टेंट क्या लिया? म्यू एस। और ये म्यू एस को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वेरी सिंपल। तो ये एफ मैक्स का वैल्यू हमारा इतना आता है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक के बीच में वैल्यू हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ऑब्वियसली तुम जब जैसे मान लो बॉडी रेस्ट पे है, अलमीरा रेस्ट पे है, हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो हम जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो उधर से ये फोर्स जो लगा रहा था ग्राउंड इस पे वो भी कोई फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब फ्रिक्शन कब आता है पिक्चर में? जब तुम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तब। अगर तुम बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, अलमीरा ऐसे ही रखा हुआ है, तुम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो ऑब्वियसली उस पे कोई स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। खैर, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा? जब तुम फोर्स लगाओगे इस अलमीरा पे तब। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि जब तुमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, मान लो तुम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा? 1 न्यूटन का। तो ये 0 से बड़ा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, और किसके इक्वल्स हो सकता है या किससे लेस हो सकता है? एफ मैक्स। क्योंकि ये एफ मैक्स को हमने क्या बोला? एफ मैक्स है क्या भाई? ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ मैक्स। तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन या तो एफ मैक्स के इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। आसान सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम इस पे फोर्स लगाते गए, स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन लगा, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ऐसे करके 20 न्यूटन तक लगा, बट उसके बाद हल्का सा फोर्स हमने ज्यादा लगा दिया तो मूव कर गया अलमीरा। इसका मतलब क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये बस एग्जांपल ले रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ मैक्स क्या है? 20 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब जिसके बाद बॉडी मूव करने लगे अगर जरा सा भी ज्यादा फोर्स लगा दो तो ये एफ मैक्स कितना है? 20 न्यूटन हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है? 20 न्यूटन से छोटा या 20 न्यूटन के इक्वल, कुछ भी हो सकता है। 19 न्यूटन भी हो सकता है, 18, 17, 16.5, कुछ भी हो सकता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। एफ मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या उससे कम रहेगा। दैट्स इट। तो इसी का यूज करेंगे हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए भी। ये तो खैर मैग्नीट्यूड का बात किया हमने। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? अब जरा डायरेक्शन पे आते हैं। यहां तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्शन क्या है? बॉडी का टेंडेंसी जो है मूव करने का, बॉडी का टेंडेंसी किधर था मूव करने का? इस डायरेक्शन में। तो ये ग्राउंड इस बॉडी पे, इस अलमीरा पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब डायरेक्शन हम लिख लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगा? इट मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, इट यूज कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, इट अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। वेरी सिंपल। यहां पे इस अलमीरा का टेंडेंसी क्या था? रिलेटिव मोशन करने का। किसके रेस्पेक्ट में? इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इसका टेंडेंसी था मूव करने का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। दैट्स इट। अब ये एक और एग्जांपल हमने लिया था बच्चों, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। मान लो तुमने 2 ब्लॉक्स लिया, वेरी सिंपल। मान लो तुम्हारे पास 2 कार्टन है, एक कार्टन रखा, उसके ऊपर दूसरा कार्टन रखा, और उसको तुम फोर्स लगा के खींच रहे हो। मान लो तुमने इधर इस डायरेक्शन में कैपिटल एफ फोर्स लगाया, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर ये स्मूथलेस नहीं है, अगर ये फ्रिक्शन है इस दोनों के बीच में, बहुत जगह तुम्हें न्यूमेरिकल्स में मिला होगा कि ये सरफेस स्मूथ है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बट इन जनरल ये पॉसिबल नहीं है।
जैसे 2 कार्टन तुमने लिया, इस कार्टन नीचे वाले कार्टन को मान लो इसको हमने नाम दिया बी, इसको नाम दिया ए, कुछ भी ले सकते हो, कार्टन ब्लॉक कुछ भी ले लो। तो बी पे तुम फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, मान लो ये बी मूव करने लग गया, तो बी मूव करेगा तो बी के ऊपर जो ए रखा है तुमने, ए भी इसके साथ साथ मूव कर रहा है। एग्जांपल ले रहे हैं, बी मूव किया, बी पे तुमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो बी के साथ साथ ए भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जरा सोचो बच्चों, ये ए मूव कर रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर ए मूव कर रहा है तो जरूर ए पे कोई फोर्स लग रहा होगा, हमें तो नहीं दिख रहा है कोई फोर्स, हमने डायरेक्टली फोर्स सिर्फ किस पे लगाया है, बी पे, तो बी मूव कर रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बी मूव कर रहा है। हाँ एक चीज और, बी मूव कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ये हमारा ग्राउंड सरफेस, बी मूव कर रहा है या ए मूव कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब जरा सोचो, ये ग्राउंड इस बी पे, ध्यान देना, ये ग्राउंड इस बी पे किधर लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, एफ के, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। कौन, ये ग्राउंड लगाएगा बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये मूव किधर कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। अब हम ए पे आते हैं, जरा इसको हटाओ, हम ए पे आते हैं। ए भी बी के साथ साथ आगे की डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जरूर कोई फोर्स होगा जो ए को आगे ले जा रहा है। यही फोर्स है बच्चों हमारा एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये कौन लगा रहा है, ये ब्लॉक बी, ये बी लगा रहा है ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर, इस डायरेक्शन में। जरा इसको और क्लियर करते हैं, सोचो जरा, इन सब चीजों को हम हटाते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि ये जो हमारा ब्लॉक है, ये बी या ए, इन दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, बी और ए के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, अगर हमें ऐसा बोल दिया गया, बी और ए के बीच में जो कांटेक्ट है, जो सरफेस है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा जरा सोचो, बी पे तुमने फोर्स लगाया इधर, तो बी इधर मूव करेगा, और यहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ए स्लिप कर जाएगा क्या, बी के ऊपर। मतलब बी अगर आगे जा रहा है तो ए का टेंडेंसी क्या होगा, स्लिप करने का, क्योंकि यहां हमने बोल दिया कि कोई फ्रिक्शन नहीं है ए और बी के बीच में, इस सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो बी आगे जा रहा है, ए का टेंडेंसी क्या होगा, स्लिप करके ऐसे पीछे की डायरेक्शन में कहीं गिर जाना, पीछे की डायरेक्शन में मूव करना। बट यहां ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो हमारा ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका टेंडेंसी क्या है, इसका टेंडेंसी है स्लिप करना इस डायरेक्शन में। बी से बी आगे बढ़ रहा है तो बी के रेस्पेक्ट में स्लिप करना चाहता है इस डायरेक्शन में, तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। ए का टेंडेंसी क्या है, बी के रेस्पेक्ट में इधर मूव करना, इधर स्लिप करना, तो बी इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। तो आई थिंक कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, बहुत आसान सा, बहुत अच्छा सा। अब ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखते हैं क्या करना है इसमें। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट गिवन है, ये मान लो ये कोई भी सरफेस है, ये एक टेबल ले लेते हैं। तो इस टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास 2 kg है, और यहां से इस ब्लॉक जो 2 kg का मास जो ब्लॉक है, इससे एक स्ट्रिंग हमने लिया, और ये स्ट्रिंग इस पुली से पास करवाते हुए ले जा रहे हैं, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे हमने यहां सस्पेंड किया है एक मास जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, m है, स्मॉल m है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, म्यू एस गिवन है बच्चों। म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, किसके किसके बीच का गिवन है, ये जो ब्लॉक है 2 kg मास का, इसके और इस टेबल के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है हमारे पास, म्यू एस गिवन है। क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट द ब्लॉक्स डू नॉट मूव। अब जरा सोचो बच्चों, यहां पे तुमने बहुत छोटा सा मास लिया, तो ऑब्वियसली ये मास भी नीचे नहीं जाएगा और ये भी राइट डायरेक्शन में मूव करके नहीं आएगा। मान लो ये मास तुम बढ़ाते गए, एक ऐसा इंस्टेंट ऑफ टाइम आएगा जब तुमने मास इतना बढ़ा दिया कि ये मास तुमने बढ़ा के मान लो कुछ भी कर दिया, 0.5 kg, 1 kg, 3 kg, 2 kg, कुछ भी, तो तुमने एक ऐसा मास यहां पे ले लिया जिसके वजह से क्या हुआ, ये भी खुद भी नीचे आएगा, और इससे जो अटैच स्ट्रिंग के हेल्प से जो अटैच ये ब्लॉक है, ये भी राइट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। मतलब हमें ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है जहां तक कि ना ये मूव करे ना ये मूव करे, मतलब वी हैव द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे सोचा सर आपने ऐसा, जरा देखो, ये स्मॉल m जो मास है, इधर लिख देता हूं,
स्मॉल एम मास है, इसको पहले सिस्टम तुम लेट कर लो। इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? एक अर्थ लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज m इंटू जी, और एक ये स्ट्रिंग लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज t। आई टोल्ड यू, जब हमने पहले ये सब डिस्कशन किया था, टेंशन के बारे में सीखा था, आई टोल्ड यू कि ये पुली हमारा लाइट गिवन है। ये बता देता हूं मैं यहां पे कि ये पुली लाइट है और स्ट्रिंग भी लाइट है। तो अगर पुली लाइट है और स्ट्रिंग भी लाइट है तो टेंशन यहां जितना वहां, यहां भी उतना, यहां भी, हर जगह उतना ही। और इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लगाएगा? स्ट्रिंग अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक, मतलब इस डायरेक्शन में। ये सब हमने किया हुआ है पहले भी। तो यहां टेंशन टी, तो यहां भी टेंशन टी। अब जरा सोचो बच्चों, ये ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ये जो 2 kg का ब्लॉक है, इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? एक नीचे के डायरेक्शन में 2g, g मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसका मास 2 kg था, तो 2g, इसका वेट किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा फोर्स इस पे कौन लगाएगा? ये टेबल एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। बट ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये जरा देखो, इस डायरेक्शन में इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? इसका ब्लॉक का टेंडेंसी, इस टेबल के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का टेंडेंसी क्या है? इस डायरेक्शन मूव करने का। अभी हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजिट्स द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो इस ब्लॉक का टेंडेंसी क्या है? इस टेबल पे इस डायरेक्शन में मूव करना। तो ये टेबल इस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में लगाया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जरा सोचो, हमसे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम m का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हैं हम, कि ना ये मूव करे ना ये मूव करे। मतलब ये टेंशन जो इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे लगा रहा है ये स्ट्रिंग, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स हमें चाहिए इस डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम केस का बात हुआ है, मतलब ये m का वैल्यू मैक्सिमाइज कहां तक कर सकते हैं कि ये रेस्ट पे रहे और ये भी रेस्ट पे रहे। मतलब इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज गोइंग टू बैलेंस दिस टेंशन। टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है ब्लॉक पे, और एफ मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है। क्योंकि ये और ये इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बॉडी जहां पे है रिजल्टेंट फोर्स 0, तो बॉडी रेस्ट पे, दैट्स इट। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है? यहां इसको सिस्टम लेट किया है, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या? T इज इक्वल टू mg। बॉडी मूव नहीं करना चाहिए, ना ये ब्लॉक मूव करना चाहिए ना ये, तो मतलब ये और ये एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, तभी तो ये मूव करके नीचे नहीं आ रहा है। T इज इक्वल टू mg। चलो पहला लिख लेते हैं, पहला इक्वेशन मिल गया हमें। अब इसको हमने सिस्टम लेट कर लिया, तब क्या इक्वेशन मिलेगा जरा देखो तो। n इज इक्वल टू 2, g का वैल्यू रख लो 10, और ये किस में आएगा? ऑब्वियसली न्यूटन में आएगा। इससे कंफ्यूज मत होना, ये न्यूटन यूनिट है और ये n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। मैं लिख ही देता हूं, n यहां पे क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ गया? 20 न्यूटन। खैर, तो ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू हमें पता चल गया। और ये दूसरा इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? ये एफ मैक्स इधर, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर, और टेंशन इधर। लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंडीशन यहां क्यों आया है? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू m का पूछा जा रहा है, जिसके लिए ये मूव नहीं करे। खैर, तो एफ मैक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई? यहां से टेंशन, ये इधर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो बॉडी रेस्ट पे, मूव नहीं करेगा। तो दोनों को मूव नहीं करना चाहिए, यही तो क्वेश्चन है हमारा। तो एफ मैक्स का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? एफ मैक्स का वैल्यू म्यू एस एन से फाइंड करते हैं। ये अभी हमने देखा एक्सप्रेशन, म्यू एस का वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 0.2। इधर बाकी का काम करते हैं, 0.2 इंटू एन का वैल्यू तुमने फाइंड कर लिया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन। ये किसके इक्वल? टेंशन के इक्वल। और टेंशन तो तुम्हें दिख रहा है यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से टेंशन का वैल्यू क्या है? m इंटू जी। जी की जगह 10 रख लेते हैं। क्या आ गया यहां से देखो तो? ये 4 न्यूटन m इंटू 10। m का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 0.4 kg। मतलब मास हमें, और ये 10 किस में है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो यहां से मास हमें क्या आ गया? 0.54 kg। मतलब मास का वैल्यू, m का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना रख सकते हैं हम? 0.4 kg, जिसके वजह से ना ये मूव करेगा ना ये मूव करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है मास का। इससे जरा सा भी ज्यादा बढ़ाया, 0.41 kg भी कर दिया, तो ये नीचे आने लगेगा और इसके साथ साथ ये ब्लॉक भी राइट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल।
और एक बहुत आसान सा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हो सकता है लोग इसमें फंस जाएं, बट कब फंसेंगे, जब उन्हें ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगाना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात हम कब करते हैं। खैर ये सब हमें आइडिया मिल चुका है, हमें पता चल गया। तो हम इसके आगे का देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल। अभी एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखते हैं इसमें क्या करना है। ये एक टेबल है, एक सरफेस है जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ये ब्लॉक पे ये सरफेस हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये है। और ये कैपिटल एफ हमारा रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है। रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और इस पे इस डायरेक्शन में, मान लो ये हम इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते थे ब्लॉक को, तो ऑब्वियसली अगर ब्लॉक का टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मूव करना है तो ये हमारा टेबल इस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन ये कैपिटल एफ हमारा क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये हमारा रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट्स इट। हमें गिवन क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ मतलब रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल हमें गिवन है थीटा। बच्चों मैंने तुम्हें पहले ही ये बताया है कि ये एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये थीटा हमारा यहां पे क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हमने पहले भी किया हुआ है, हम जानते हैं इसके बारे में। किन दोनों चीजों के बीच का एंगल है ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स कैपिटल एफ है और इसके और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज कैपिटल एन, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू एस का वैल्यू हमारे पास गिवन है, म्यू है, कोई दिक्कत नहीं, म्यू एस भी दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि सर एफ क्या होता है, इट इज लेस देन इक्वल्स टू एफ मैक्स मतलब म्यू एस एन। ये भी किया हमने, ये म्यू एस एन क्या है, म्यू एस एन का मतलब क्या, एफ मैक्स, यही तो होता है। तो एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एज आई टोल्ड यू। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से बड़ा होगा और एफ मैक्स से लेस हो सकता है, कम हो सकता है, या एफ मैक्स के इक्वल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा यही कंडीशन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ मैक्स के इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या फिर एफ मैक्स से कम होगा। तो ये एफ मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है, एफ मैक्स क्या होता है, म्यू एस एन, दैट्स इट। तो हमें यहां से एक चीज दिख रहा है कि सर हमें ये म्यू तो दिख रहा है, यहां पे म्यू तो लाना है, बट ये एफ एस और एन से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा यहां से। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, यहां थीटा तो मैं दिख रहा है बच्चों, मैं यहां से ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस पे। अब जरा देखो, विजुलाइज करना है, बिल्कुल आसान सा चीज है। हमें यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम इस एफ एस और एन को यहां से हटा देंगे। क्या कर सकते हैं, ये देखो तो इस ट्रायंगल में आओ तो ये थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, यहां से परपेंडिकुलर क्या है, ये एफ एस तुम्हें दिख रहा है, तो ये इसके पैरेलल ही है ये वेक्टर, तो ये एफ एस, तो ये भी एफ एस लिख सकते हैं क्या। तो ये परपेंडिकुलर की जगह क्या हो गया, एफ एस, बाई बेस की जगह क्या हो गया, एन। तो हमें यहां से tan थीटा इक्वल्स टू एफ एस बाई एन दिख रहा है, हमें यहां से हटाना है एन को और एफ एस को, दोनों को। तो देखो तो एन इज इक्वल टू एफ एस बाई tan थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हमने यहां n को सब्जेक्ट बना लिया एफ एस बाई tan थीटा। अब यहां आ जाओ, हमारा जो काम था ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके हमने ये चीज यहां से कंक्लूड किया। अब ये एफ एस लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस का वैल्यू, मतलब ये क्या है, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये हमारे पास गिवन है कि ये क्या है म्यू, तो म्यू एस की जगह हम म्यू रख लेते हैं। म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहां हमारे पास इसका वैल्यू गिवन है म्यू, तो म्यू रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एन का वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर लिया, ये क्या है, एफ एस बाई tan थीटा। अब तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली क्या होने वाला है, एफ एस इधर भी, एफ एस इधर भी हट गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 लेस देन इक्वल्स टू म्यू बाई tan थीटा है, तो ये tan थीटा इधर आ गया। तो tan थीटा अगर इधर आ गया और हमें फाइंड क्या करना था, थीटा, तो ये tan उधर जाएगा, क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू, बस यही तो करना था।
तो इट्स वेरी सिंपल। आई होप कि जो भी हमने डिस्कशन किया उससे और ये जो एग्जांपल्स हमने लिया इससे तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। और बच्चों लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये हो सकता है तुमसे तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाए 11th के एग्जाम्स में कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो भी है वो सारा अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक बार हम रिव्यू कर लेते, वैसे हमने सब कुछ पढ़ लिया, एक बार फिर भी हम कंक्लूड कर लेते हैं कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आखिर होता क्या क्या है। देखते हैं अभी हमारा लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है। वैसे हमने ये सब कुछ किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या है लॉज ऑफ फ्रिक्शन में, इफ द बॉडीज स्लिप ओवर ईच अदर, मतलब दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन है तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हम उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन म्यू के एन। म्यू के का मतलब तुम्हें पता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कैपिटल एन क्या है, द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। Direction of kinetic friction on a body is opposite to the motion of the body with respect to the other body, जो उस पे लगा रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे बहुत आसान सा एग्जांपल, ये सब हमने किया हुआ है, अभी बस एक बार रिव्यू कर रहे हैं। जैसे ये हमारा ब्लॉक ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस टेबल। मान लो ये टेबल, इस टेबल के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू द टेबल। तो ये टेबल जो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा वो किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। यही है हमारा सेकंड पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किधर है, ऑन द बॉडी, इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेलोसिटी इधर, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी अप्लाइंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑब्वियसली ये टेबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है इस ब्लॉक पे, तो इस टेबल के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये टेबल इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स इट। अब आते हैं जो आज हमने सीखा है, दैट इज अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर रहे हैं, टेंडेंसी है दोनों का एक दूसरे के ऊपर स्लिप करने का, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस एन, मतलब एफ मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा इसका वैल्यू या इसके इक्वल होगा। दैट्स इट। और इसका डायरेक्शन और ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे होगा, आज हमने जो अलमीरा वाला एग्जांपल लिया, अलमीरा पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो अलमीरा का टेंडेंसी है फ्लोर के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मूव करने का, इस डायरेक्शन में। तो ये फ्लोर हमारे अलमीरा पे किस डायरेक्शन में लगाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन और ऑफ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड स्टैटिक फ्रिक्शन का ऐसे रहता है सच दैट द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग बिटवीन द बॉडीज इज इंश्योर्ड, मतलब दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, दोनों बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करना चाहिए। ये इंश्योर कौन करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। दैट्स इट। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बच्चों, ये भी बिल्कुल आसान सा है, ये शायद हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये देख लेते हैं। Fk और Fs मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है जब तक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सेम है। जैसे हम यहीं पे देख लेते हैं, समझते हैं। ये एक टेबल, इसके ऊपर तुमने ये ब्लॉक ऐसे रखा, अब इस ब्लॉक को तुमने ऐसे रखा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना है। एरिया ऑफ कांटेक्ट किसके किसके बीच का, ब्लॉक और टेबल के बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना है। तो अभी एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना है, और फिर तुमने मान लो इसको ऐसे वर्टिकली ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया तुमने, इस ब्लॉक को तुमने ऐसा खड़ा कर दिया, तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ कांटेक्ट इस बार क्या हो गया, पहले एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना था, इस बार एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना हो गया। बट इससे हमारे Fk और Fs के वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें Fs का वैल्यू दिख रहा है म्यू एस एन। यहां पे कहीं एरिया ऑफ कांटेक्ट आ रहा है क्या, नहीं। इसे Fs को किससे मतलब है, सिर्फ म्यू एस, दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और n से, मतलब n जब तक नहीं बदलेगा, n जब तक सेम है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो ये टेबल इस पे लगा रहा है ये जब तक सेम है तब तक Fs का वैल्यू एरिया ऑफ कांटेक्ट के बदलने से नहीं बदलेगा। वैसे ही Fk का वैल्यू भी किस पे, म्यू के और n पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तुम ब्लॉक को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखो, लिटा कर रखो, या इसको वर्टिकली ऐसे खड़ा कर दो, दोनों कंडीशंस में एरिया ऑफ कांटेक्ट बदल रहा है बट उससे Fs या Fk का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो दैट्स इट, ये हमारा लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, और इसमें हमें कुछ भी याद करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक एक चीज हमने बिल्कुल क्लियरली समझा है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी लिए, न्यूमेरिकल्स लिए। आई होप कि ये सब कुछ तुम्हें बिल्कुल भी क्लियर होगा। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज सीखने के दौरान ही हम ये भी सीख लेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं।